नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये कुछ बातें आपको बताऊंगा कि किस तरह से सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जब आप तैयारी स्टार्ट करने जाते हैं कि वास्तव में हमारे पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, हमारे लिए जो स्टडी मटेरियल है वो क्या सुटेबल होगा, पढ़ने का हमारी योजना क्या होनी चाहिए, टाइम टेबल कैसे सेट करना चाहिए। बहुत अधिक प्रश्न आते हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें, कौन सी मैगज़ीन पढ़ें और क्या पढ़ें। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लोग सोचते हैं कि क्या पढ़ें, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि कैसे पढ़ें। दोस्तों, अगर आप अभी-अभी तैयारी में आए हैं तब तो आपको उसकी ज़रूरत है ही। लेकिन अगर आपको तैयारी करते बहुत समय हो गया तो इसकी ज़रूरत आपको और ज़्यादा है। यानी कि अगर आप बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं और अभी तक एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए हैं दोस्तों, तो ये आपके लिए और जरूरी है, क्योंकि इसका मतलब आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन कैसे पढ़ना है इसे मिस कर रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आप नए नए आए हैं तो जरूरी है कि आपके टाइम का एक बेहतर मैनेजमेंट हो। टाइम मैनेजमेंट बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक प्लान हो, विदाउट प्लान कोई सक्सेस मिलने की संभावना नहीं होती। यानी कि आपको हार्ड वर्क नहीं, प्लान्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क से सिविल सेवा में सिलेक्शन नहीं होता, बल्कि प्लान्ड हार्ड वर्क के ही सिविल सेवा में आपको सफलता की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और आपके लिए एक प्रॉपर एडिक्वेट मेथड और एडिक्वेट स्टडी मटेरियल, और या हम ये कहें एक इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग जो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, उसी प्रकार से इफेक्टिव वे ऑफ रीडिंग, इफेक्टिव वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आइए हम इस पे बात करते हैं। अगर आप न्यू कमर हैं, अगर अभी अभी आप शुरू करने जा रहे हैं, तो दोस्तों आप 12th करके आ रहे हैं, ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं, या आप प्रोफेशनल डिग्री लेकर आ रहे हैं, तीनों तरह के लोग इस सेवा में आते हैं। और पिछले सालों के अनुभव से दोस्तों हम लोगों ने जाना है, पिछले सालों के एक्सपीरियंस, पिछले सालों के रिजल्ट से हम लोगों ने जाना है कि नॉर्मली प्रोफेशनल्स यानी कि जो इंजीनियर्स हैं या फिर कोई ऐसी डिग्री लेकर जो आए हुए हैं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है इंटरव्यू तक पहुंचने वालों में। लेकिन ऐसा हमें दिखता है। नॉर्मली 12th के बाद हमारे रास्ते तय हो जाते हैं। अगर आप 12th के बाद ही सिविल सेवा को अपना लक्ष्य बनाते हैं, अब आप प्रोफेशनल डिग्री भी ऑप्ट कर रहे हैं, तो उस दौरान आपके पढ़ने का तरीका वही होगा, यानी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। और आप इस प्रकार के मेथडोलॉजी के को अपनाने पर फोकस करेंगे, बल देंगे, जो आपको सिविल सर्विसेज की ओर ले जाए, क्योंकि माइंड में आपके पास अंतिम टारगेट सिविल सेवा को क्वालिफाई करना है। तो दोस्तों, चूंकि तीन तरह के लोग तैयारी करते हैं, एक प्रोफेशनल्स हैं, एक 12th स्टैंडर्ड क्रॉस करके आए हैं, और एक जो जनरल ग्रेजुएशन करके आते हैं उनके लिए होता है। तो प्रश्न एक ये भी उठता है कि क्या तीनों के लिए अलग अलग प्लान होगा, क्या तीनों के लिए अलग अलग तरीका होगा पढ़ने का? यस, अलग अलग तरीका होगा, क्योंकि तीनों के ग्रैस्पिंग पावर, तीनों के कॉन्सेप्चुअल एबिलिटी और तीनों के लर्निंग एबिलिटी में डिफरेंस हो सकता है। यहाँ हम तीन कह रहे हैं, लेकिन ये इंडिविजुअल डिफरेंस है, एक की तुलना में दूसरे का अलग हो सकता है। बट इट इज अ साइंस ऑफ स्टडी, पढ़ने का एक विज्ञान है। ये हो सकता है किसी को उस वही चीज पढ़ने में 2 घंटा लगे और किसी को वही चीज पढ़ने में 20 मिनट लगे, ये तो हो सकता है। लेकिन उसको पढ़ने का तरीका और उसको प्रेजेंट करने का तरीका, जो नंबर दिलाए, जो आपको सफलता की ओर ले जाए, इसमें बहुत अंतर नहीं होता। किसी को तरीका एक्वायर करने में कॉन्सेप्चुअली बहुत कम टाइम लगता है और वो आते ही 1 साल में क्रैक कर देता है, और कोई अपने ट्राई एंड एरर, गलती करते करते सीखता है और उसे 2-3 साल लग जाते हैं तैयारी करते करते। दोस्तों, जो लोगों को 3-4 साल तैयारी लग जा करते हो जाता है, इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो रहा या मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा है, इसके पीछे उनका लेबर, उनका मेहनत कहीं से मायने नहीं रखता। इसके पीछे महत्वपूर्ण है उनकी योजना।
उसके पीछे उनकी जो इस असफलता के पीछे का जो कारण है, वो है किसी ऐसी वीकनेस, किसी ऐसी कमी जो कि वो बार-बार कर रहे हैं, कोई ऐसी गलती बार-बार कर रहे हैं लेकिन उसे समझ नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, ये ना समझने वाली चीज़ क्या होती है? क्या ऐसा हो सकता है हम गलती करें हमें समझ में ना आए? किसी और को आए या ना आए, हमको आती है। लेकिन हमारा एक टाइप बिहेवियर होता है, साइकोलॉजी कहती है कि हमारे जो वे ऑफ लर्निंग है, हमारा चाइल्ड लर्निंग प्रैक्टिसेस से गवर्न होता है। साथ ही साथ हमारा अपना एटीट्यूड, हमारा अपना परसेप्शन, हमारी अपनी रिजिडिटी, हमारे अपने वैल्यूज समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट करते हैं राइट चीज़ों को प्रेजेंट करते समय। ऐसे में जब हम डाइवर्ट हो जाते हैं अपने इमोशन से, जब हम डाइवर्ट हो जाते हैं अपने उस जो सो कॉल्ड सोशल इम्पैक्ट के कारण हमारे अंदर आई है, तो कहीं ना कहीं वही अंतर आ जाता है सब में। और ये जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसी प्रकार के अंतर को जांचने का एक तरीका है। तो दोस्तों, पढ़ाई क्या करें, कैसे तैयारी स्टार्ट करें, आप किस एग्जाम के लिए तैयारी करें, ये भी महत्वपूर्ण होता है। आपने अगर सिर्फ आईएएस और पीसीएस के लिए तैयारी स्टार्ट करी तो उसका मेथड और होगा। आप चाहते हैं आप सारे एग्जाम को पढ़ें, तो नो डाउट जनरल स्टडीज सब जगह पूछा जाता है, उसका भी तरीका अलग होगा। लेकिन मैं एक एक करके एक एक स्टेप को लेकर चलता हूँ। सबसे पहले, अगर आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, आप बिगिनर हैं, आप आ रहे हैं, तैयारी करनी है, तो दोस्तों ये तैयारी आपके लिए उचित नहीं है। क्योंकि अगर बिगिनर्स हैं, आप बिगिनर की श्रेणी में आते हैं, तो फिर आप खाली प्री की तैयारी नहीं कर सकते। प्री मेंस में अंतर क्या होता है? प्री में पहले लोगों को लगता था ये तो ऑब्जेक्टिव होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है। ये अंतर नहीं है प्री मेंस का, ये तो एग्जाम का अंतर है। प्री के कॉन्सेप्ट और प्री के डायमेंशन को अगर हम समझें, तो प्री में जो चीजें, जो टॉपिक हम पढ़ते हैं, जो जनरलाइज टॉपिक हम पढ़ते हैं, उसका मैक्सिमम फैक्चुअल एस्पेक्ट कवर किया जाता है और साथ ही साथ उसके करंट डायमेंशन को जोड़ा जाता है। मेंस मैक्सिमम कॉन्सेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल चीजों से जुड़ा होता है। अगर यहाँ पर सिविल सर्विसेज का आईएएस की बात करें हम, तो 2012 के पहले सिविल सर्विसेज का पैटर्न एक अलग तरीका था और 2012 के बाद काफी बदलाव आया इसमें। और प्री का जो क्वेश्चन का पैटर्न है, साथ ही साथ जो क्वेश्चन का लेवल है, अगर पैटर्न है तो ऑब्जेक्टिव पेपर आज भी आते हैं, लेकिन अब माइनस मार्किंग है। प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पेपर 100 क्वेश्चंस आपको आपको आएगा पेपर में, उन 100 क्वेश्चंस में माइनस मार्किंग भी है और आपको 4 ऑप्शन आज भी मिलते हैं। लेकिन उस समय के जो ऑप्शन थे और आज के ऑप्शन में, उस समय का क्वेश्चन का जो पैटर्न था, जो आज का है, इनमें काफी अंतर आ चुका है। यानी कि बिना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के, बिना किसी टॉपिक के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को समझे हुए, आप उस टॉपिक के फैक्ट्स को भी प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं या मल्टीपल जो ऑप्शंस को ए बी सी सही है, सी डी सही है, इसमें आपके कॉन्सेप्ट्स की बेहद सख्त जरूरत होती है और बिना कॉन्सेप्ट के आप प्री का एग्जाम क्वालिफाई कर पाना संभव नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो लगता है आपने कोई पढ़ा ही नहीं। वहाँ जनरल अंडरस्टैंडिंग, जनरल कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। तो दोस्तों, प्री की तैयारी करनी है आपको। अब आप शुरू करना चाहते हैं कि आपको प्री कैसे करें, तो दोस्तों उसको प्री की तैयारी करने का सबसे बेहतर तरीका है कि बहुत लोग कहते हैं कि हमें ये किताबें लेकर इसको स्टडी कर लेना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन प्री के लिए सबसे पहले जरूरी है दोस्तों एग्जाम की समझ। मैं तो कहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के पहले उस एग्ज़ाम को समझने की ज़रूरत है कि उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उस एग्ज़ाम में किस तरह का रिक्वायरमेंट है, किस तरह के उनको एम्प्लॉइज़ चाहिए, किस तरीके का वो एक्सपेक्ट करते हैं अपने एम्प्लॉय से, कौन से कैलिबर, कौन सी क्वालिटी उनको ज़रूरत है। अकॉर्डिंगली वो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, जिस प्रकार के लोग उनको चाहिए, जिस प्रकार की उनकी रिक्वायरमेंट है। अगर आईएएस प्री का पेपर देखें, तो आईएएस प्री का पेपर आज की डेट में, अगर आप न्यूज़पेपर, मैगजीन को रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, तो आपको 30-40 क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल जाते हैं। यानी कि अगर आप न्यूज़पेपर और मैगजीन को रेगुलर स्टडी करें, जो कि आप आदत बना लीजिए, क्योंकि आंसर राइटिंग में भी बहुत हेल्प करता है। अगर आप इसको अपना आधार बनाते हैं, तो ये आपको प्रीलिम्स में तो हेल्प करेगा ही करेगा, प्लस आपको चीज़ों को प्रेजेंट करने का तरीका, क्वेश्चन फॉर्म करने का तरीका, स्टेटमेंट और उसमें जगह जगह फ्रेज यूज करने का तरीका, सिंपल स्टेटमेंट,
सिंपल वर्ड्स को चयन करने का तरीका सब आपको न्यूज़पेपर से मिलता है। ये मत सोचिए हमको 4 साल बाद एग्ज़ाम देना है, तो आज न्यूज़पेपर पढ़ेंगे क्या तो तब तक आउटडेटेड हो जाएगा? नहीं। आज भी आप उस न्यूज़पेपर का कोई एक कॉलम पकड़ लीजिए, आप किसी भी एडिटोरियल को पकड़ लीजिए कि हम एडिटोरियल सेक्शन ही पढ़ेंगे और आप उसे डे टू डे के बेसिस पे पढ़िए। आप देखिएगा धीरे-धीरे अब आपको स्टेटमेंट फॉर्मेशन आ जाएगा। आप देखेंगे जहाँ-जहाँ पर वर्ड और वाक्यों को घुमाने का तरीका होता है, जिस प्रकार से उसे प्रेज़ेंट करने का तरीका होता है, अफ़र्मेटिव, नेगेटिव फॉर्म में उसे प्रेज़ेंट करने का तरीका होता है, एक्सप्रेस करने का, वो आपको आना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए क्या है? जब आप इन्हीं को पढ़ते हैं एडिटोरियल को, जब इन्हीं के साइंस सेगमेंट को, टेक्नोलॉजी के सेगमेंट को, सेमी पॉलिटिकल और सोशल सेगमेंट को आप देखते हैं, तो वो आपके दिमाग में बैठता है क्योंकि आप जनरल इन्फॉर्मेशन की तरह से इसको पढ़ते हैं। आपको कहीं न कहीं दिमाग में वो बैठ जाता है। अब आप जब ऑप्शन पाते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके पास गेस करने का रहता है और आप इतने इन्फॉर्मेशन तो माइंड में नहीं रख सकते, तो आपको गेस वर्क के लिए क्लू चाहिए होता है। वो क्लू आपको जनरल रीडिंग से मिलती है। प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए मेरा सजेशन ये होता है कि आपको सबसे पहले अपना बेस तैयार करना चाहिए। उसके लिए एनसीईआरटी की बुक्स स्टडी करना चाहिए। सभी लोग बताएँगे आपको एनसीईआरटी की बुक को स्टडी करने के लिए। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि जब आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हैं, एक बार ऐसे इन जनरल प्री का क्वेश्चन पेपर पलट कर देखिए। जब आप शुरू करने जा रहे हैं एग्ज़ाम में उसी समय की बात कर रहा हूँ। यानी ये नहीं कि मैं एक बार पढ़ लूँ उसके बाद मैं जाके पेपर देखूँगा। मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन ये होता है कि आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी शुरू करने के पहले एग्जाम के जनरल पैटर्न को समझने के लिए, नेचर ऑफ द क्वेश्चन को समझने के लिए, किस तरह से क्वेश्चंस को वहां पर ट्यून अप किया जाता है, इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए। अब आप क्वेश्चन पेपर पहले प्रीलिम्स के और मेंस के भी, क्योंकि कभी-कभी स्टेट पीसीएस के जो मेंस के पेपर होते हैं, उनका प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है। और जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस होते हैं आईएएस में आते हैं, स्टेट पीसीएस में उन्हीं किसी टॉपिक पे मेंस पे क्वेश्चन बना देते हैं। यानी कि हमें उससे रिलेटेड अन्य क्वेश्चन पेपर्स को भी एक बार देखना चाहिए। यानी क्वेश्चन पेपर देखने, सॉल्व करना तो बाद की बात है, पहले हम पढ़ेंगे तब सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन जब हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने क्वेश्चन पेपर पलटा देखा, आईएएस पेपर देखे कि इसमें तो प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट पूछा जा रहा है, इसमें जुडिशरी और इस केस उस केस के बारे में पूछा जा रहा है, इसमें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें तो 2018-19 के उस जो है इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत जो फैक्ट्स हैं वो पूछे जा रहे हैं। एनवायरमेंट इकोलॉजी के रिसेंट कन्वेंशन से क्वेश्चन पूछा गया। अब आपको समझ में आना शुरू हो जाता है कि ये जो रिसेंट कन्वेंशन पूछा गया है ये एक्चुअली एनवायरमेंट इकोलॉजी टॉपिक का पार्ट है। यानी कि ये ट्रेडिशनल चीजों को भी करंट से जोड़कर पूछते हैं। यानी कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कंप्लीटली ट्रेडिशनल नहीं है, बल्कि अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, इस वजह से प्रेसिडेंट पे इतने क्वेश्चन, के इलेक्शन पे क्वेश्चन आ गए। अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, भारत में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे क्वेश्चन पूछ लिए। भारत में केंद्र और राज्य, वेस्ट बंगाल और भारत सरकार के बीच में टकराव हुआ, लेकर सीबीआई को लेकर विवाद हुआ, सीबीआई के एक अधिकारी को वहां पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो अब सीबीआई के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि किस एक्ट के थ्रू बनाया गया सीबीआई, सीबीआई के अधिकार क्या है और किस आर्टिकल के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट कंपेल्ड होती है उसको केंद्र के डायरेक्शंस को एक्सेप्ट करने के लिए। अब इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। जब आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखते हैं तो आपको पता चलता है। अब आपने जनरल स्टडी स्टार्ट करी, अब आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं, आपने देखा, आपने मान लिया पॉलिटी स्टार्ट की, अब आप पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो एक लाइन से पढ़ते चले जा रहे हैं। अब आपके दिमाग में कहीं पर बीच में कॉन्स्टिट्यूशन में आ गया कि ड्राफ्टिंग कमेटी। अब आपने अगर क्वेश्चन पेपर देखा हुआ है प्रीलिम्स का और वहां पे कहीं पर पूछा गया था कि ड्राफ्टिंग कमेटी के इनमें से कौन मेंबर नहीं था, अब जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी आप दिमाग में आपके स्ट्राइक किया, अच्छा है इस पे क्वेश्चन बना हुआ है। अब क्वेश्चन का पैटर्न पता है कि पूछा कि कौन इसका मेंबर नहीं था, यानी इसके मेंबरशिप पर क्वेश्चन आता है, कौन कौन से मेंबर थे, कौन कौन नहीं थे, बाकी क्वेश्चन नहीं आते इसके ऊपर, क्योंकि आप 4-5 साल का क्वेश्चन छान चुके हैं। आपने देखा 5 साल में खाली एक बार पूछा गया, वो भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए और वो भी कोई स्टेट सर्विस में पूछा गया। केंद्र के लेवल पे यूपीएससी के एग्जाम में अगर हम देखें तो वहां पर आपने देखा कि फेडरल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम से क्वेश्चन आ रहा है, यानी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल।
स्टेट पीसीएस में उतने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं थे, मेंबरशिप ये सब पूछ रहे थे। और जब सिविल सर्विसेज के लेवल आईएएस के लेवल पर आ गए, यूपीएससी के लेवल पे आ गए, तो वहां पर वो अब फेडरल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम और साथ ही साथ में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। रूल ऑफ लॉ किस तरह के सिस्टम का पार्ट है, किस बेस है, ये पूछ रहे हैं। जब हमने स्टेट सर्विसेज देखा, मान लिया आप वहां पे देखे, आपने देखा कि राइट टू प्राइवेसी या पुडुस्वामी केस या इंदिरा साहनी केस, आपके केस के बारे में आपने जनरल पेपर में देखा कि इंदिरा साहनी केस आया है, मंडल कमीशन केस आया है। अब आप फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, वहां पर आपने देखा, वहां समझ नहीं आया इंदिरा साहनी कौन है, इंदिरा गांधी है कि इंदिरा साहनी, आपको समझ में नहीं आया। लेकिन अब आप फंडामेंटल राइट का पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब इस फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 आया, आर्टिकल 16 आया। अब आर्टिकल 16 आते ही जैसे रिजर्वेशन का 16(4) आप पढ़ते हैं, तुरंत उसके साथ आता है कि मंडल कमीशन केस में इस तरीके से इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस भी इंपोज किए गए कि रिजर्वेशन देंगे, लेकिन ये चीजें, ऐसी चीजें रेस्ट्रिक्टेड रहेंगी। तुरंत आपने वहां से इंदिरा साहनी को यहां पर कनेक्ट कर दिया। अब पढ़ते समय अब आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया, यानी कि जितने केसेस जिन जिन आर्टिकल्स हैं, 16 पूछा गया, हो सकता है 16 ना पूछा जाए। अब 21 से आधार केस पूछ लिया जाए, हो सकता है 3 तलाक पर जो केस है वो पूछ लिया जाए, लेकिन केस पूछा जा सकता है। अब आपको पता है प्रीलिम्स में केस पूछा जा सकता है। अब आप फंडामेंटल राइट पढ़ते समय ज्यादा फैक्चुअल होने के बजाय आप उससे रिलेटेड जो मॉडर्न या करंट चीजें हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे। इसी प्रकार दोस्तों, जैसे आपने सिटीजनशिप पढ़ना शुरू किया, अब आपने सिटीजनशिप क्या है स्टडी कर रहे हैं। अब ऐसे अगर आपको नहीं पता है तो आप सिटीजनशिप एलियंस में अंतर क्या है, सिटीजन्स के अधिकार क्या होते हैं, आर्टिकल 5 to 11 तक सिटीजनशिप के प्रोविजंस क्या हैं, और उसके बाद जो 1955 का सिटीजनशिप एक्ट है उसके बारे में पढ़कर आप फाइंड अप कर देंगे। लेकिन अगर आप प्रीलिम्स का पेपर देखे हुए हैं, आपने देखा इसमें तो पूछा गया कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 था, उसने कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप को समाप्त कर दिया, उसकी जगह पर ओवरसीज सिटीजनशिप एक्ट को लागू किया। ओवरसीज सिटीजनशिप मींस डुअल सिटीजनशिप, अ सिटीजनशिप टू PIO, a facility to the person living outside country with the national with non-national background, means कि they are currently a foreign citizen। अब ऐसे ऐसे करके उसमें आपने देखा ऑप्शंस देखे। अब आपको याद आया कि आपने वहां पर तो PIO पर पढ़ा था, क्वेश्चन आया हुआ। आपने देखा कि वहां पर तो 2003 में OCI के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया है, 2003 अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत। यानी कि 1955 का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड जो सिटीजनशिप एक्ट है, सिर्फ यही इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें इसके आगे भी बढ़ना है। नॉर्मली किताबों में आपको जनरल हेडिंग देके 2-4 पॉइंट देके खत्म कर दिया। अब आपको पता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन 2003 के ऊपर क्वेश्चन है, 2016 में जो एक 2015 में जो PIO OCI के मर्जिंग पे क्वेश्चन पूछा गया चुका है, आपने क्वेश्चन पेपर देखा हुआ, जबकि किताब में तो है ही नहीं वो। आप जो किताब पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, उसमें तो दिया ही नहीं हुआ, जबकि क्वेश्चन तो यहां पर आया हुआ है। नाउ आपके दिमाग की घंटी बजेगी कि यार ये खाली बेस है, हमें खाली एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें सिर्फ लक्ष्मीकांत पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें एक कदम आगे बढ़ना है। आप इंटरनेट पे बैठेंगे, सर्च करेंगे कि केसेस रिलेटेड टू सिटीजनशिप, करंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सिटीजनशिप, करंट अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू सिटीजनशिप। अब आपने डाला, आपके पास मटेरियल आया, आपने देखा प्रीलिम्स का भी काम हो गया दोस्तों, मेंस का भी काम। लेकिन अगर आपने यही क्वेश्चन पेपर ना देखा होता तो आप एनसीईआरटी किताब पढ़ते रहते, आप वहां पर सिटीजनशिप क्या है, बस यही पढ़ते रहते। सिटीजनशिप एलियंस में अंतर क्या है ये पढ़ते रहते, 5 तरह से मिलती है, 3 तरह से समाप्त होती है, ये पढ़ते रहते, जिनसे आज की डेट में कोई क्वेश्चन नहीं आता। हालांकि इसको पढ़ना जरूरी है, इसके बिना तो आप कोई भी जो केस है वो भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि आपको क्वेश्चन पेपर पहले देखना चाहिए। अब आपने प्रीलिम्स की तैयारी शुरू की, आप हिस्ट्री का, अगर आप हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस उठा के देखेंगे, तो दोस्तों 2 चीजें आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। आपको आज की डेट में मिलेगा, अरे यार पेपर में तो अधिक से अधिक आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहा है।
मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो क्वेश्चन आ रहा है इसमें तो कोई कहता है यार मैंने 15 क्वेश्चन तो इसमें से पढ़े ही नहीं थे, इसमें तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जो कभी आज तक पूछे ही नहीं गए। ऐसा होता है दोस्तों यूपीएससी में। आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे आपको लगेगा यार इसमें तो ये सारे क्वेश्चन पता नहीं कहां से दे दिया, तो पूछा ही नहीं गया। ना ही कभी हमारे उसमें पेपर में, ना हमारी किसी किताब में, ना ही टीचर ने हमको कभी पढ़ाया। दोस्तों टीचर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएगा, आपको बताएगा वो क्या है, लेकिन अगर आपने पेपर देखा हुआ है तो अब आप एप्लीकेशन पूछेंगे टीचर से, और खुद पढ़ेंगे तो भी एप्लीकेशन पर आपका फोकस रहेगा। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं प्रीलिम्स की तैयारी के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप है थॉरली टेस्ट पेपर्स को देखना, यानी कि पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर को देखना। बहुत सारे लोग दोस्तों टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं, अच्छी बात है, टेस्ट सीरीज करना चाहिए। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कर लिया, मन किया जब मन किया तब दिए, और अपना जो है लेकर उसको सर्च किया, करते करते किताब भी देख के उस पर कर दिया। लेकिन याद रखिए जो एग्जाम होता है ना, वो एक तरह से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है। आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठिए, आपके आसपास इन्विजिलेटर्स घूमे, घंटी बजी, एक टर्न, 1 घंटा बचा हुआ है, फिर थोड़ी बाद आधा घंटा बचा हुआ है, 15, आपका दिमाग किस तरह से काम करता है, यू कैन फील इट। यानी कि वो जो सिचुएशनल इम्पैक्ट है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, वो ऑनलाइन टेस्ट में नहीं आता। ऑफलाइन पेपर्स आप घर में जाके प्रैक्टिस कर, ओके प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, विदाउट प्रैक्टिस आपका ह्यूमन एरर्स होंगे, लेकिन टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहां तक संभव हो ऑफलाइन, क्योंकि वो एग्जामिनेशन सेंटर में बैठकर एग्जाम देने का बात कुछ और होता है। लेकिन अगर आपके पास वो विकल्प नहीं है तो ऑनलाइन पर जाइए, लेकिन टेस्ट सीरीज देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको टेस्ट के आपको टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में पता चलेगा, इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन टेस्ट सीरीज स्टैंडर्ड, बहुत सारे टेस्ट सीरीज ऐसे होते हैं आपने सर्च किया, देना शुरू कर, बिना देखे हुए कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, बिना देखे हुए कि वो टेस्ट सीरीज बनाने वाली की एबिलिटी क्या है, दोस्तों ये फायदे के बजाय नुकसान ज्यादा कर देता है। तो प्रीलिम्स की तैयारी का पहला नियम, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर्स देखिए, आपको खुद स्टैंडर्ड, आप टेस्ट सीरीज का स्टैंडर्ड भी आंक लेंगे कि अरे क्वेश्चन तो किस तरीके का आता है और ये टेस्ट सीरीज में किस प्रकार का क्वेश्चन दे रहा है, तो स्टैंडर्ड है भी या नहीं है। आप खुद जान जाएंगे कि आईएएस के स्टैंडर्ड का टेस्ट सीरीज ये है, टेस्ट पेपर है, या फिर ये पीसीएस के स्टैंडर्ड का है, या किसी स्टैंडर्ड का नहीं। तो दोस्तों पहली बात, आपका क्वेश्चन पेपर अच्छे से आपको देखना चाहिए। दूसरी बात, आपकी तैयारी शुरू करने के लिए स्टार्टिंग नो डाउट पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, एनसीईआरटी से प्रारंभ करना चाहिए। आपने क्वेश्चन पेपर देख रखा है, तो अब उसके बाद जब आप उन बेसिक किताबों को देख लेंगे तो आपको हर एक सेगमेंट में एक स्टैंडर्ड बुक मिल जाएगी, रिकमेंडेड स्टैंडर्ड बुक मिल जाएगी, ज्योग्राफी में भी मिल जाएगी, हिस्ट्री में भी मिल जाएगी, पॉलिटी में भी मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में लोग एनसीईआरटी आपने पढ़ ली है, अब आप ये किताब झा श्रीमाली पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, ठीक है, मेंस के पॉइंट ऑफ से अगर ये सब पढ़ते हैं तो इम्पोर्टेंट, अच्छा है। लेकिन अगर आप थॉरली चीज़ों को एक कंसाइज वे में और प्रैक्टिकली फायदे के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आई विल रिकमेंड स्पेक्ट्रम। आप स्पेक्ट्रम की बुक ले लिए, आपने मॉडर्न हिस्ट्री की ले ली, आपने एंशिएंट हिस्ट्री की ले ली, आपने एक हिस्ट्री का पैकेज ले लिया, बहुत अच्छा होता है स्पेक्ट्रम की किताबों का, क्योंकि वो बहुत रिसर्च के बाद बना हुआ है। अगर वो नहीं है, स्पेक्ट्रम आप नहीं ले रहे हैं, तो आपके पास जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में भी अच्छे राइटर्स की बुक है, आपके पास एंशिएंट हिस्ट्री में भी अच्छे राइटर्स की बुक है। अब इतनी बुक पढ़ेंगे तो जनरल स्टडीज प्रीलिम्स के लिए बात समझ में आती। अब क्या हेल्प करता है, अब हेल्प करता है आपको फिर वही एनालिसिस पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर की। अब वो कर लेने के बाद फिर आप रिकमेंडेड एक किताब, रिकमेंडेड जो पॉलिटी की या हो, या ज्योग्राफी की हो, या हिस्ट्री की हो, इकोनॉमिक्स की हो, एक रिकमेंडेड बुक बोल रहे हैं।
आपको पता है दोस्तों कि अगर 10 क्वेश्चन आएगा उसमें से तो 4 ही आएंगे ट्रेडिशनल, 6 आएंगे करंट। हिस्ट्री में क्या करंट हो सकता है? तो हिस्ट्री में करंट नहीं जाते, वो हिस्ट्री में और पीछे चले जाते हैं, यानी कल्चर में चले जाते हैं। अब पॉलिटिकल हिस्ट्री बहुत लिमिटेड पूछी जाती है। वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ एक क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि वो आईआर मिला देते हैं प्रीलिम्स के लेवल पर भी, लेकिन अधिकतर जो फोकस होता है वो कल्चर पर होता है, एंशिएंट कल्चर पर, जो कि सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर होता है। सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट के जो क्वेश्चन दोस्तों वो मिडिवल से भी आ जाते हैं। सूफी आंदोलन है, फिलोसफीज हैं, चारवाक फिलोसफी, द्वैतवाद, अद्वैतवाद आदि जैसे सेगमेंट पे क्वेश्चन बन जाते हैं। अब इतना अगर आप वास्ट पढ़ते जाएंगे तो ब्रेन की भी कैपेसिटी है ना, कहाँ तक वो लेगा। तो बेहतर है कि आप टॉपिक सिलेक्ट करें कि कौन कौन से टॉपिक रेलिवेंट है, किन किन टॉपिक को हमें स्टडी करना, क्योंकि आप एनसीईआरटी पढ़ लिए, इन जनरल आप पूरी हिस्ट्री जान गए। अब आपको उस पे नहीं जाना है, अब आपको सोशल इकोनॉमिक जो कल्चर है, हमारी हिस्ट्री है, उसको पढ़ना है। ये मेंस में भी हेल्प करेगा दोस्तों, प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा। ज्योग्राफी में आएंगे तो पूरी ज्योग्राफी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आज प्रीलिम्स के लेवल पे फोकस करता है वो करता है इंडियन ज्योग्राफी और एनवायरमेंट इकोलॉजी। आप एनवायरमेंट इकोलॉजी पढ़िए और इंडियन हिस्ट्री को ज्यादा फोकस करिए। इंडियन हिस्ट्री में भी क्या, जब इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी में फोकस करिए, इंडियन ज्योग्राफी और एनवायरमेंट इकोलॉजी। अब जब आप फिजिकल ज्योग्राफी देखते हैं तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में ज्यादा देखिए। वर्ल्ड के लेवल पर रिसोर्सेज से क्वेश्चन आ जाते हैं दो चार, या वर्ल्ड के कुछ फिजिकल जो फीचर्स हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम डेमोग्राफी हो या रिसोर्सेज हो वो इंडिया के संदर्भ में आज ज्यादा पूछे जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों जो एनवायरमेंट इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, 8-10 क्वेश्चन आ ही जाते हैं इसमें से। साइंस टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो साइंस टेक्नोलॉजी में अपने संदर्भ में देखा जाए तो टेक्नोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, साइंस नहीं। लेकिन साइंस पूछा जाएगा तो वायरस पे तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन, क्योंकि कोरोना वायरस किस फैमिली का है, कोरोना वायरस सार्स क्या है, सार्स जो डिजीज है वो क्या है, सार्स ही कोरोना को आइडेंटिफाई अगर हम करेंगे तो वास्तव में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स यही होता है। उसी का अलग अलग स्टैंडर्ड जो है, अलग अलग उसका इंटेंसिटी, उसी से कोरोना 1 कोरोना 2 लाइक इस तरह का वो होता है। अब साइंस में कोविड पूछा जाएगा, साइंस में वायरस के बारे में, बैक्टीरिया के बारे में, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। अब आपको पता है साइंस में कितना पढ़ना, अब साइंस में आपको पूरी साइंस पढ़ डालने की जरूरत नहीं। बायोटेक्नोलॉजी में साइंस बायो का कितना सेक्शन इंपॉर्टेंट है आप जानिए। डिफेंस टेक्नोलॉजी में कितना फिजिक्स का संदर्भ इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, उतना समझिए। नैनो टेक्नोलॉजी में फिजिक्स का क्या रोल है, कितना जरूरत है, ये देखिए। यानी टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो साइंस है, जनरल साइंस, उसको पढ़ना पड़ता है आज की डेट में। प्रीलिम्स में रिक्वायरमेंट है दोस्तों। प्रीलिम्स निकालना प्लानिंग और आपके इंटेलिजेंट रीडिंग का पार्ट है। प्रीलिम्स में कोई ये नहीं कह सकता मैं पूरा पढ़ के चला जाऊंगा हो जाएगा। लेकिन जैसे आप इकोनॉमिक्स में आते हैं, अब इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ा, पूरी इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते चले गए, क्वेश्चंस नहीं आते। क्वेश्चन आते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स से, क्वेश्चंस आते हैं ह्यूमन इकोनॉमिक्स से। तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स उठाएंगे, गवर्नमेंट की योजनाएं, प्लान, पावर्टी, जो पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं, या जो अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर, इंडस्ट्री में होने वाले परिवर्तन, सरकार की पॉलिसी, सरकार की ट्रेड, और ट्रेड जो भी देश की इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रहा हो पॉलिसी, उसके बारे में, टैक्स स्ट्रक्चर को लेकर, फ्लो ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट यानी मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आते हैं प्रीलिम्स के एग्जाम। तो प्रीलिम्स का एग्जाम जब हम देने जाते हैं, यानी प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करते हैं, तो इसका हमें बहुत वास्ट और डाइवर्स वे में जाने का जरूरत, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बस क्वेश्चन पेपर उठाते जाएं, 4 सालों 5 सालों का पेपर उठाया, आईएएस का देखा, पीसीएस का देखा, हमको पता चल जाता है कि हमें किस सेगमेंट पर, किस टॉपिक पर फोकस करना है, क्योंकि बार बार कहाँ को टच कर रहे हैं।
और जो टॉपिक करंट में या गवर्नेंस में या हमारे मॉडर्न किसी भी तरह के शासन एप्लीकेशन में इंपॉर्टेंट हो, वो टॉपिक तो इंपॉर्टेंट हो ही गया दोस्तों। भारत जहां अफेक्टेड है वहां पर इंपॉर्टेंट हो ही गया। और पढ़ते समय हमें देखें कि हम सब कुछ रटने की कोशिश ना करें, बल्कि हम चीजों को जनरल रीड करें और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस उसके ऊपर खुद से फ्रेम करें और उसको करें। मान लीजिए कि अभी आप कोविड-19, कोई एग्जाम तो हुआ नहीं अभी। अब कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज 2019, अब आप क्या क्वेश्चन बना सकते हैं इसके ऊपर? आप सोचिए, आप दिमाग को काम पर लगाइए, दिमाग को बिठा कर मत खिलाइए, उसको कुछ काम दीजिए, काम करने दीजिए उसको। सब काम आप कर देंगे, दिमाग क्या करेगा? दिमाग को दीजिए क्वेश्चन बनाए। कैसे क्वेश्चन बनाएगा वो? अब जब कोरोना पर आपने देखा, आपको दिमाग में जनरल क्या था? लॉकडाउन हो गया, 1 2 3 हो गया, वर्ल्ड में बहुत कोरोना वो फैल। लेकिन कभी सोचा आपने अमेरिका में इतने लोग, हजारों लोग पर डे मरे, जबकि हेल्थ फैसिलिटी भारत से कई गुना अच्छी, वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिवनेस भारत से कई गुना ज्यादा अच्छा, वहां की लीडरशिप भारत के लीडरशिप के तुलना में अधिक मैच्योर और अधिक सक्षम इकोनॉमिकल। फिर भी भारत में कम लोग मरे, अमेरिका में, इटली में, स्पेन में ज्यादा लोग मरे। इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनाएंगे? यानी कि कोरोना के कोई एक फॉर्म नहीं है, वायरस के कई फॉर्म है। यानी वायरस किसी पर्टिकुलर फैमिली का नहीं है, वायरस की कई फैमिलीज है। अब ये सार्स 2 वही है क्या जो चाइना में था? सार्स 2 जो भारत में, क्या यही ब्रिटेन में, यही चाइना, यही जो है यूरोप में और यही अमेरिका में है? अब इसके ऊपर क्वेश्चन आपको बनेगा। कोरोना वायरस को कोरोना क्यों कहते हैं? और अगर इसको हमने पहली बार क्या ये आया, तो इसके पहले कब कब कोरोना का अटैक हुआ था और हमको तो पता भी नहीं चला, आपको पता भी नहीं चला कोरोना का ऐसा अटैक क्या, जबकि इसके पहले भी कोरोना का अटैक हुआ है। अब ये क्वेश्चन बने, पहली बार कब, मार्स क्या है, सार्स क्या है, चाइना के किस सिटी से हुआ स्टार्ट, और कौन सी लैब थी, जो कोरोना है उसका इम्पैक्ट किस पर पड़ता है बॉडी के अंदर, किस पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम साइंस में भी इंपॉर्टेंट हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे असर पड़ता है, चाहे इसके लक्षण क्या है। सरकार रोज सिखा रही है आपको, रोज सिखा रही है, आप पूछ लेंगे एग्जाम में, बताएंगे बताओ कौन कौन से लक्षण है इसके। सेफ्टी मेजर सरकार रोज बता रही है, पूछ लेंगे आपसे सेफ्टी मेजर्स क्या है। इस प्रकार दोस्तों, अगर हम आंख, कान और नाक, अपनी पूरी सेंसेस को खुला रखें, हमें सूंघना पड़ेगा कि कहां पर हमें कॉम्पिटिटिवनेस दिख रहा है। हर चीज आंख से दिखे जरूरी नहीं है, हर चीज कान सुन ले जरूरी नहीं है, सेंसेस को ओपन रखना होगा। ये कुछ भी घटना हो हम उसे सूंघ लें, कुछ भी घटना हो हम उसे अपने इन नजरों से देख लें, और उसे अप्लाई करने के लिए हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। क्वेश्चन खुद फ्रेम करने होंगे। जब हम सोचेंगे कितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, अब माइंड आपको बताना शुरू करेगा। अब आप इंटरनेट पे बैठेंगे, कंप्यूटर बैठेंगे, कोरोना डालेंगे उसके ऊपर, जब कोरोना डालेंगे तो आप देखिएगा उसके बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल कर आ जाएंगे। WHO का रोल देखेंगे। अब WHO इंपॉर्टेंट है क्योंकि WHO चर्चा में आ चुका है। तो इस प्रकार दोस्तों, चाहे साइंस का क्वेश्चन हो, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हो, करंट से जुड़ा हुआ, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको सेम इसी पैटर्न पे चीजें मिलेगी। सरकार की योजनाओं से, जो केंद्र सरकार के कार्यक्रम हैं उनके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इसके अलावा आप केंद्र के सरकार के कई सारे ऐसे डिसीजन है जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। शासन के संदर्भ में चाहे NAJC हो, सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू को इंपॉर्टेंट बताया, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताते हुए इसके ऊपर रोक लगाई। आधार, अभी देखिएगा आधार जो केस आया, 3 तलाक का केस आया, हुटू स्वामी केस आया, अयोध्या का केस आया। अब इस समय 2019 में 103वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिससे अपर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की बात की। अब इसे कहां कहां चेंजेज हुए, क्यों इसे 9th शेड्यूल में रखने के लिए कहा जा रहा था, किस केस में इसे वैलिडिटी प्रोवाइड की गई, सुप्रीम कोर्ट में जो भी चैलेंज हुआ था, तो कहां वैलिडिटी प्रोवाइड की गई?
भारत में राज्यों को गाइडलाइन जारी कर रहा है आज केंद्र सरकार, जबकि आप जानते हैं हेल्थ तो राज्य सूची का विषय। जब आप इस पे दिमाग ले जाएंगे तो आपको अब जानने की जरूरत पड़ेगी व्हाई द सेंट्रल गवर्नमेंट, आप टाइप करेंगे व्हाई द सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिविंग डायरेक्शंस टू द विच अथॉरिटी, थ्रू विच अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिविंग द ऑर्डर। तो आपको आएगा लिखकर कि द एपिडेमिक एक्ट, एपिडेमिक डिजीज एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अब आपको तुरंत दिमाग यहाँ पे लेकर आना कि इसका मतलब ये एक्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब आपको लीगल पर्सपेक्टिव प्रीलिम्स में इसको इंपॉर्टेंट, आप किताब देखें, किताब में नहीं मिलेगा ना। 1897 का है, 1897 का है द डिजास्टर द एपिडेमिक डिजीज एक्ट, और 2005 का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसके अंतर्गत केंद्र को अधिकार मिले। अब जब राज्य सूची का केंद्र सूची का बात आ गया तो नो डाउट 7 शेड्यूल इंपॉर्टेंट हो गया, यानी 7वीं सूची की चीजों को आपको देखना होगा। इससे दोस्तों जब हम कोई एक घटना देखते हैं तो उससे रिलेटेड कई ट्रेडिशनल जनरल स्टडीज के पॉइंट लिंक हो जाते हैं। अब आपको वो पढ़ना है और जब उसको पढ़ना शुरू करेंगे आसपास की चीजें आपको मिलेंगी। नाउ आपको लाइन नहीं भटकनी है, अब आपको कोई रास्ता छोड़ना नहीं है, आपको वो चीजें मिल रही हैं। आपने देखा कोरोना से, अब आप कोरोना कोरोना मत पढ़िए, आप सिविल सेवा के स्टूडेंट बनने जा रहे हैं, आप सिविल सेवा के अधिकारी बनने जा रहे हैं। आप प्रशासन देखिए, प्रशासन कैसे हैंडल कर रहा है। प्रशासन के ऊपर या इससे जुड़े हुए किसी व्यक्ति पर अटैक करने के संदर्भ में सरकार ने 7 साल का सजा और इतना जुर्माना इन सब का प्रावधान कर दिया। किस कानून से कर दिया, किस सेक्शन आईपीसी, किस सेक्शन के थ्रू इसको जो है क्राइम बताया गया। अब ये सब आपको सोचना है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसको सोचना है कि कोरोना में लॉकडाउन किस आर्टिकल में दिया गया भैया, लॉकडाउन लगाने का अधिकार। केंद्र सरकार लॉकडाउन घोषित करे राज्य सूची के विषय पर, आपको तब पता चलेगा कि हाँ हमें किस तरफ जाना है। तो दोस्तों प्रीलिम्स पढ़ने के लिए हमें मेंस की तरह दिमाग को खोलना पड़ेगा, इसलिए खाली प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए खाली फैक्ट पढ़ने से प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। इसलिए आपको पहले अपने आप को कॉन्सेप्चुअली तैयार करना होगा, जो कि हम सोचते हैं कि तो मेंस में इंपॉर्टेंट है। पहले कॉन्सेप्चुअली तैयार करना होगा, आपको करंट के साथ अपने दिमाग को मैच कराना होगा, करंट घटनाओं के साथ खुद को अलर्ट रखना होगा, फिर करंट को खाली करंट की तरह ना पढ़ के उसके बैकग्राउंड में जानना होगा। और तब आप देखिएगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि पढ़ा हुआ नहीं है, आप सब पढ़ सकते। खाली आप वो करंट अफेयर किताब लिए पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े, नो यूज। आप उठा के मैगजीन पढ़ डालिए, हर मंथ की रट डालिए मैगजीन, और जब आप आएगा ना तो गलती करके आएंगे, क्योंकि आपने उतना ही पढ़ा, उसके बैकग्राउंड को जानने की जरूरत नहीं, और पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं करंट अफेयर की मैगजीन, क्योंकि आप सिविल सेवा के स्टूडेंट होने जा रहे हैं। तो नो डाउट जिसका भी असर डायरेक्ट गवर्नेंस पे, डायरेक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे, डायरेक्ट हमारे इकोनॉमिक सिस्टम पे पड़ रहा है, वही आपके अध्ययन का क्षेत्र है। तो दोस्तों प्रीलिम्स की तैयारी के लिए सबसे पहले आप प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर देखिए, आईएएस का पेपर आप देखिए, स्टेट पीसीएस का पेपर भी देखिए, अगर आप यूपी से यूपी पीसीएस का पेपर देखिए, आपको पता चलेगा एग्जामिनेशन में एग्जामिनर्स के सोचने का तरीका क्या होता है, वो आखिर में इन क्वेश्चन से आपसे क्या जानना चाहते हैं। और तब दोस्तों आपको अपनी स्टडी को प्लान करना आसान हो जाएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है कि क्या पढ़ें, सब ये ट्रेडिशनल चीजें भी कहाँ से पढ़े, बहुत सारे भ्रामक चीजें आती हैं। तो दोस्तों इसमें आपको एनसीईआरटी में रिकमेंड करूंगा पहले कि एनसीईआरटी से ट्रेडिशनल चीजें एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करिए। उसके बाद फिर आप हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटी में एक रिकमेंडेड बुक है, आप जाइएगा उस पर, साइट पे आपको हमारी साइट पे भी रेसाइज के साइट पे www.resaiz.com पे भी मिल जाएगा, आप वहां जाकर आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों प्रीलिम्स के लेवल पे दो और चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है। पहली चीज ये कि क्या सर नोट्स बनाना चाहिए, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या हमको नोट्स बनाना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि हाँ बनाना चाहिए। नोट्स कैसे बनाना चाहिए, क्या हम पढ़े और तुरंत लिखते जाए, नो, मैंने कहा दिमाग को कुछ काम करने दीजिए। आपने पढ़ा प्रेसिडेंट, अब आप प्रेसिडेंट क्या, दो तरह का एग्जाम होता है, एक तो होता है फैक्चुअल, यानी कि आप एसएससी देने जा रहे हैं कुछ, तो प्रेसिडेंट, पहला प्रेसिडेंट कौन था, प्रेसिडेंट के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा प्रेसिडेंट कौन था, किस समय में गैप हुआ, कौन उस समय पार्ट टाइम प्रेसिडेंट बना, कौन सा वाइस प्रेसिडेंट था जो प्रेसिडेंट बना या जो नहीं बना, चीफ जस्टिस भारत का पहला ऐसा कौन सा था जो प्रेसिडेंट बना,
इस तरह के क्वेश्चंस, यानी कि इस तरह के जो छोटे एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। लेकिन जब आप सिविल के एग्जाम में आएंगे तो प्रेसिडेंट की पावर से क्वेश्चन आएगा, प्रेसिडेंट के प्रिविलेजेस से क्वेश्चन आएगा, प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट करने की पावर, प्रेसिडेंट के अपने जो स्पेशल पावर्स हैं उनसे क्वेश्चंस आएंगे। साथ ही साथ में आप अगर रिलेशंस देख रहे हैं, यानी सेंट्रल स्टेट रिलेशन देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो ज्वलंत मुद्दे हैं उनसे लेकर कोई लॉ होगा या फिर किसी प्रकार के रूल्स होंगे, उनसे भी क्वेश्चन आता है। कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएगा। हिस्ट्री में आप जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में जाएंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप बहुत ट्रेडिशन नहीं जाते हैं, लेकिन जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 1885 कांग्रेस के गठन के बाद से लेकर और 1947 तक आप देखिएगा कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके पहले के क्वेश्चन, अब 1857 का विद्रोह, ये सब इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते अब। लेकिन एजुकेशन सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे ब्रिटिश काल में हुआ, कैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का विकास हुआ, कैसे लीगल सिस्टम का विकास हुआ, इन सब पे कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन आता है। फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल लीगेसी 377, सेक्शन 377 जो है, यानी कि आपने देखा लेजिटिमेटाइज कर दिया गया। इसी प्रकार सेक्शन 141 आईपीसी का, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि अब कोई एक्ट के बजाय सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं आप, 19(1)A, 19(1)B, अब आप वहां पढ़ रहे हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और आर्टिकल 19(2) में देखें कि उसके ऊपर लॉजिकल रिस्ट्रिक्शन लगा है। अब राज्य लॉजिकल रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, राज्य लगा रहा है कि पीसफुल असेंबल होने का अधिकार आपके पास में है, लेकिन 5 से अधिक लोगों को अगर मान लीजिए वहां सोवर्निटी पर असर पड़ रहा है आपके उस असेंबली से, अगर सिक्योरिटी को, रीजनल लॉ एंड ऑर्डर को, या फिर हार्मोनी को या पीस को डिस्टर्बेंस हो रहा है, वहां का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर वहां पर आपके ऊपर लॉजिकल रेस्ट्रिक्शन लगाने का अधिकार केंद्र को मिला। संसद अब लॉ बनाएगी, लेकिन संसद रोज रोज लॉ बनाएगी क्या इसके लिए? तो इसके लिए स्टेट एक लॉ बना के स्टेट को दे दिया गया पावर कि असेंबली रोकने का अधिकार आपके पास। डीएम के पास पावर है कर्फ्यू लगाने का, डीएम के पास पावर धारा 144 लगाने का, आर्टिकल धारा 141 आईपीसी के अंतर्गत दंड का भी अधिकार प्रावधान है। तो अब इस तरह के ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री में गए, हिस्ट्री में कांग्रेस के आंदोलनों से क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में एजुकेशन के डेवलपमेंट पर, सिविल सर्विसेज के डेवलपमेंट पर, किसी पर्टिकुलर कमेटी जो बनी है इकोनॉमिक के ऊपर, इकोनॉमिक रिफॉर्म के ऊपर, या पब्लिक रिफॉर्म के ऊपर, या सोशल रिफॉर्म के ऊपर, उस कमेटी के रिकमेंडेशंस इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमें इस तरीके से अपने प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, यानी सिर्फ किताबों को पढ़ लेने से प्रीलिम्स की तैयारी नहीं हो सकती। एक बार आपने पढ़ा, अब आपने उसे अपने शब्दों में लिख डाला, फैक्ट जो याद है, और आप इंटरनेट पे बैठोगे, जितना चीज किताब में पढ़ा है, जितना आपने नोट्स बनाया, उसके पीछे 2 पेज छोड़ दीजिए, और फिर जब आप इंटरनेट पे बैठिए, जब आप अपने कंप्यूटर पे बैठिए, तो आप उससे रिलेटेड और नए इंफॉर्मेशन को सर्च करें, आप उसको बनाते चलिए साथ में। दोस्तों आप आईएएस तो बनेंगे, लेकिन इतनी नॉलेज होगी कि आप आईएएस बना भी पाएंगे। यानी जब आप इतनी चीजें पढ़े होंगे तो आप इससे ही बहुत अर्न कर पाएंगे, नॉलेज से अर्न कर पाएंगे। जब तक आप आईएएस नहीं बनेंगे तब तक आप ऐसे ही चैनल पर बैठकर बहुत सारे इंफॉर्मेशन डिलीवर करेंगे, बहुत सारे व्यूअर, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आपके होंगे, और आपको खुद इनकम आनी शुरू होगी, और आप अपने ज्ञान को अर्जित करके ये पाएंगे, और साथ ही आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। जब आप इंटरव्यू में बोर्ड में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि यू आर नॉट ओनली ए स्टूडेंट, यू आर आल्सो ट्रेनर, यू हैव द कॉन्फिडेंस कि आप फेस कर सकें पांचों आपके सामने बैठे हुए मेंबर्स को, और आप उन्हें उनके बराबरी पर आकर जवाब दीजिएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस से हमारे इंफॉर्मेशन जो हम कन्वे कर रहे होते हैं उसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको प्रीलिम्स के बारे में ये बातें बताई। प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत, थोड़ी सी योजना और थोड़ा सा धैर्य, इन तीनों की आवश्यकता है। अगर मेरा भरोसा करिए, अगर आपके पास एक बेहतर तैयारी करने का पैटर्न योजना है,
अगर आपने अपनी पढ़ाई के लिए जो स्टडी मटेरियल और कंटेंट तय किए हैं, उसको सही ढंग से सिलेक्ट किया है और थोड़ा धैर्य बना के रखते हैं और लगातार अपनी मेहनत प्लान्ड तरीके से करते हैं, तो सिविल सर्विसेज आपके लिए ही है और आप सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। यानी सिविल सर्वेंट बनने के लिए हमें सिर्फ मेहनत नहीं करनी है, हमें प्लान्ड मेहनत करनी है। और दोस्तों, प्रीलिम्स की तैयारी आप शुरू करिए और आप इन जो टिप्स हैं इनको ध्यान में रखिए। जल्दी ही मैं आपसे फिर मिलूंगा और आपको मेंस की तैयारी के बारे में अपने इस चैनल पर ही अगले वीडियो में मेंस की तैयारी के बारे में, आंसर लिखने के तरीके के बारे में बताऊंगा। आंसर कैसे लिखा जाए, जो क्वेश्चंस के सफिक्स परफिक्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अपने मेन बॉडी, अपने इंट्रोडक्शन, अपने कंक्लूजन में क्या चेंजेस करने चाहिए, फ्लो चार्ट का क्या रोल है हमारे किसी भी प्रकार के आंसर में, हमें हर आंसर में क्या फ्लो चार्ट बनाने चाहिए या हमें सिलेक्टेड आंसर में फ्लो चार्ट बनाने चाहिए, पेन कैसी इस्तेमाल करनी चाहिए, हमें लिखते समय कंटेंट को कैसे ध्यान में रखना चाहिए, हम वर्ड लिमिट कैसे गिनेंगे बार बार क्योंकि इतना टाइम तो होता नहीं। इन सभी बातों पर दोस्तों मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करूंगा और आप हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। लगातार सिविल सेवा में आगे बढ़ते हुए मैं आपको हर कदम पर आपको मदद करूंगा और आपको छोटे छोटे वीडियो टॉपिक पर भी देता रहूंगा। उन टॉपिक पे उन वीडियो को देखकर आप जान पाएंगे कि आपको अपने पढ़ने का तरीका क्या रखना है। दोस्तों, आपकी सफलता हमारी भी ज़रूरत है, आपकी सफलता हमारे लिए उपलब्धि है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आगे आप इसी तरीके से नए-नए वीडियो पाएँगे जिसमें हम आपकी मेहनत को सही रास्ते पे ले जाने में आपको मदद करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।